हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग स्थलाकृतियों के उत्पत्ति एवं विकास में जो भूमिगत जल है उसकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। रोल ऑफ ग्राउंड वाटर इन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, मुख्य रूप से चूने के पत्थर तथा डोलोमाइट एवं खड़िया मिट्टी वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल के द्वारा सतह के ऊपर तथा नीचे विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण किया जाता है। ये जो स्थल रूप हैं कार्स्ट स्थलाकृतियां कहलाती हैं, अर्थात कार्स्ट लैंडफॉर्म्स। इनका जो नामकरण है वह यूगोस्लाविया के पश्चिमी तट पर पूर्वी एड्रियाटिक सागर के सहारे पाए जाने वाले कार्स्ट प्रदेश के आधार पर किया जाता है। तो ये कार्स्ट स्थलाकृतियां जो हैं वह भूमिगत जल से निर्मित होती हैं। अगर विस्तार की चर्चा करें तो पूर्ण विकसित जो कार्स्ट स्थलाकृतियां हैं इसमें यूगोस्लाविया का कार्स्ट प्रदेश है, फ्रांस का कासेस क्षेत्र है, ग्रीस, स्पेनिश अंडालूसिया, उत्तरी पोर्टोरिको, जमैका, पश्चिमी क्यूबा तथा यूएसए का दक्षिणी इंडियाना प्रांत जो है, पश्चिमी वर्जीनिया, टेनेसी तथा मध्यवर्ती फ्लोरिडा प्रांत। इनमें जो ये कार्स्ट लैंडफॉर्म्स हैं पूर्ण विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। और गौण क्षेत्रों की अगर बात करें तो न्यू मैक्सिको का कार्लसबाद क्षेत्र है यूएसए में, इंग्लैंड एवं फ्रांस का चाक क्षेत्र, जूरा पर्वत के भाग, आल्प्स तथा एपिनाइन्स पर्वतों का कुछ भाग जो है जहां गौण रूप में कार्स्ट लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। आगे बढ़ें। अब कार्स्ट स्थलाकृतियों के विकास के लिए कौन कौन सी दशाएं आवश्यक हैं, किन किन कंडीशन में कार्स्ट स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। तो पहला कि विस्तृत किंतु शुद्ध लाइमस्टोन शैल की उपस्थिति होनी चाहिए ताकि भूमिगत जल रासायनिक क्रिया के द्वारा विभिन्न स्थल रूपों का विकास कर सके। दूसरा कि इन घुलनशील चट्टानों में संधियों का पर्याप्त विकास होना चाहिए ताकि जल इनके सहारे अंदर प्रवेश करके घुलन क्रिया कर सके। चट्टान की अधिक पारगम्यता होने पर चट्टान से जल का शीघ्रता से सामूहिक स्थानांतरण हो जाता है जिससे घुलन क्रिया बाधित होती है। अगर अधिक पारगम्य शैल है तो उसमें पानी रुकता नहीं, सीधे नीचे की ओर बहते हुए एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है, तो घोलन क्रिया संपन्न नहीं होती है। तो कार्स्ट स्थलाकृतियों के लिए घोलन क्रिया, कार्स्ट स्थलाकृतियां वस्तुतः घोलन क्रिया के द्वारा ही निर्मित होती हैं। तो अधिक पारगम्य शैल है तो वैसी स्थिति में चूंकि जल रुकता नहीं है, आगे बढ़ जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, तो इसमें कार्स्ट स्थलाकृतियां निर्मित नहीं हो पाती हैं। अतः चट्टानों की पारगम्यता जो है एक निश्चित सीमा तक ही होनी चाहिए। तीसरा कि भूमिगत जल की प्राप्ति हेतु ऐसे क्षेत्रों को सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में होने चाहिए, अर्थात सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र हो ताकि भूमिगत जल प्राप्त होता रहे, तभी इन स्थलाकृतियों का निर्माण हो पाएगा। इस क्षेत्र में गहरी घाटियां भी होनी चाहिए ताकि भूमिगत जल चट्टानों से रिश्ता हुआ ढाल के अनुरूप घाटियों में निकलता रहे। तो ये चार मुख्य कंडीशंस हैं जिनमें कार्स्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। आगे बढ़ें। अब कार्स्ट स्थलाकृतियों का निर्माण भूमिगत जल के अपर्दन एवं निक्षेपण की क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। तो अपर्दनात्मक स्थल रूप
अर्थात इरोजन से जो स्थल रूपों का निर्माण होता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो भूमिगत जल के प्रवाह की धीमी गति के कारण इनकी अपरदनात्मक क्षमता जो है नदी, हिम नदी, पवन के जैसी नहीं होती है। साथ ही जैसा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सन्निघर्षण, अपघर्षण, जलगतिक क्रिया के द्वारा अपर्दन गौण होते हैं, अर्थात इनके द्वारा इसमें अपर्दन नहीं होता है। अपर्दन मुख्यतः घोलन क्रिया के द्वारा ही होता है। जैसा कि आप सबों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क वाला जल जो होता है वह एक सक्रिय घोलक होता है। यह चूना पत्थर अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट से प्रतिक्रिया कर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट की अपेक्षा 30 गुना अधिक घुलनशील होता है। इसका ये रासायनिक समीकरण है। कैल्शियम कार्बोनेट जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल अर्थात H2O से संपर्क करते हुए जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तब कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो इस घुलन क्रिया के द्वारा कई स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो आइए इसे देखें। अब अपर्दनात्मक स्थल रूप अर्थात अपर्दन से निर्मित होने वाले जो स्थल रूप हैं उनमें पहला है लैपिज या लैपिजी, दूसरा है घोलरंध्र, सिंक होल, विलयन रंध्र। विलयन रंध्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डोलाइन या डोलिनास, दूसरा ध्वस्त रंध्र अर्थात कॉलेप्स सिंक्स। कार्स्ट झील होता है, कार्स्ट लेक, कार्स्ट खिड़की होती है, युवाला, पोलिये या पोलिजे, कार्स्ट घाटियाँ, कार्स्ट वैली होते हैं, जिसमें एक आता है धंसती निवेशिका अर्थात सिंकिंग क्रीक, अंधी घाटी, ब्लाइंड वैली, कार्स्ट या घोल घाटी, सिंक वैली, कंदरा या गुफा, कार्स्ट केव और कावरेंस। 10वां प्राकृतिक पुल अर्थात नेचुरल ब्रिज। तो ये भूमिगत जल के अपर्दन से निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ हैं। तो आइए इनकी विशेषताओं को देखें। सबसे पहला लैपिस या लैपिजी। तो सामान्य ढाल वाले चुन्ना पत्थर की चट्टानों में संधियों के सहारे जल प्रवेश करता है तो घुलन क्रिया के द्वारा वो जो संधि होती है उसको चौड़ा करता चला जाता है। इस क्रम में अघुलनशील लाल एवं मृतिका युक्त चट्टानों के अवशेष सतह पर पतले तथा नुकीले कटक स्तंभों के रूप में बचे रह जाते हैं, जो पतले एवं संकरे छिद्रों के द्वारा या विवरों के द्वारा अलग अलग एक दूसरे के समानांतर खड़े रहते हैं। इन पर नंगे पांव चलना कठिन होता है। इसे ही लैपिस या लैपिजी कहा जाता है। हालांकि इसके निर्माण के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। ये लैपिस या लैपिजी का रेखा चित्र है। जो ये चट्टान है लाइमस्टोन, इसकी जो संधि है उसमें जल प्रवेश करके यहाँ घुलन की क्रिया के द्वारा इस संधि को चौड़ा करता है और जो अघुलनशील जो पदार्थ होते हैं या चट्टानें होती हैं वो इस तरह से शिखरिकाएं के रूप में खड़ी रहती हैं एक दूसरे के समानांतर और इन पर नंगे पांव चलना कठिन होता है। तो इस प्रकार की जो स्थलाकृति होती है वह लैपिजी कहलाती है। आगे बढ़ें। अब घोलरंध्र अर्थात लाइमस्टोन चट्टान की संधियों में जब जल प्रवेश करता है तो घुलनशील तत्वों को घुला करके निकाल देता है। फलस्वरूप संधियों का विस्तार हो जाने से चट्टानों के ऊपरी सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण हो जाता है। तो इसे ही घोल रंध्र कहा जाता है। इसकी गहराई सामान्यतः 3 से 10 मीटर तक होती है। यूएसए के इंडियाना प्रांत के कार्स्ट क्षेत्र में
लगभग 3 लाख घोल रंध्र हैं, सिंकिंग होल हैं। आकार की दृष्टि से घोल रंध्र जो हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, कीपाकार होते हैं, कीप के आकार का, या फिर बेलनाकार होते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण आकृति है वह विलयन छिद्र कहलाती है। तो जब घोल रंध्र काफ़ी विस्तृत तथा आकार में काफ़ी बड़े हो जाते हैं तब ये विलयन रंध्र कहलाते हैं। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर ये 2 तरह के होते हैं जो विलयन छिद्र होते हैं या रंध्र जो होते हैं। पहला है डोलाइन या डोलिनास और दूसरा है ध्वस्त रंध्र। आइए इन्हें देखें। डोलाइन या डोलिनास इस प्रकार के विलयन रंध्र में घुलन क्रिया द्वारा ही घोल रंध्र विस्तृत होकर के बड़े आकार के बन जाते हैं। इसमें चट्टान की भौतिक अव्यवस्था अर्थात चट्टानों का ध्वस्त होना, मुड़ना, भ्रंशित होना आदि का हाथ नहीं होता है। अर्थात घुलन क्रिया के द्वारा ही जब रंध्र का विकास होता है तो वह डोलाइन या डोलिनास कहलाता है। यूगोस्लाविया में इसे डोलाइन और सर्बिया में डोलिनास कहा जाता है, यह स्थानीय नाम है। और ध्वस्त रंध्र जो होता है कि घुलन क्रिया द्वारा विस्तृत होते रंध्र के आसपास का सतह जब नीचे के खाली स्थानों में ध्वस्त हो जाता है तो इस प्रकार से निर्मित रंध्र जो है वह ध्वस्त रंध्र कहलाता है। अर्थात भौतिक रूप से जो चट्टानें हैं, लाइमस्टोन चट्टान है, वह ध्वस्त होकर के जब बड़े आकार का रंध्र बनता है तो वह ध्वस्त रंध्र कहलाता है। तो घुलन क्रिया के साथ साथ चट्टानों का भौतिक रूप में ध्वस्त होने से ध्वस्त रंध्र निर्मित होते हैं। आगे बढ़ें। अब कार्स्ट झील अर्थात कार्स्ट लेक, जब कभी मृत्तिका द्वारा किसी डोलाइन का निचला छिद्र बंद हो जाता है, चिकनी मिट्टी जनरली जमा हो जाती है निचले भाग में, तब जल रिस करके अंदर नहीं जा पाता है, फलतः इसमें पानी जमा हो जाने से यह झील का रूप ले लेता है। तो कार्स्ट झील है ये। अगली महत्वपूर्ण आकृति है कार्स्ट खिड़की, कार्स्ट विंडो। तो ध्वस्त विलयन रंध्र का ऊपरी भाग जब खुला होता है तब इसे कार्स्ट खिड़की कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा नीचे बहते हुए भूमिगत जल को देखा जा सकता है। ये आकार में छोटे से बड़े किसी भी प्रकार के आकार के हो सकते हैं। यहाँ रेखा चित्र में कार्स्ट खिड़की को दर्शाया गया है। ऊपर से नीचे जो भूमिगत जल बह रहा है उसे देखा जा सकता है यहाँ से। आगे बढ़ें। अब युवाला या सकुंड, घोलीकरण के द्वारा जब कई डोलाइन मिल करके एक बृहदाकार गर्त का निर्माण करते हैं तब इसे युवाला कहा जाता है। ऊपरी छत के ध्वस्त होने या फिर अनेक घोल रंध्रों के विकसित होकर के आपस में मिलने से भी इसका निर्माण होता है। युवाला का व्यास 1 किलोमीटर तक तथा गहराई जो है 100 मीटर तक भी पाई जाती है। इसकी दीवारें खड़ी तथा फर्श प्रायः समतल होते हैं। फर्श पर प्रायः कांप मिट्टी पाई जाती है। तो युवाला को हिंदी में सकुंड कहते हैं। पोलिये जो होता है वह राजकुंड हिंदी में कहलाता है। तो वस्तुतः युवाला से विस्तृत गर्त जो होता है, बड़ा गर्त जो होता है, उसको पोलिये कहा जाता है। युवाला का क्षेत्रफल जहाँ कुछ एकड़ तक होता है वहीं पोलिये कई वर्ग किलोमीटर में विस्तृत होता है। जो भूगोलवेत्ता हैं उनके अनुसार लाइमस्टोन शैल वाले क्षेत्रों में नीचे की ओर भ्रंशित तथा अवतलित भागों में घुलन क्रिया के द्वारा कुछ परिवर्तन हो जाने से पोलिये का निर्माण होता है। लेकिन देखने में युवाला और पोलिये लगभग समान ही प्रतीत होते हैं। पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र में लियोनोपोलिये जो है
वह सर्वाधिक विस्तृत पोलिये का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। रेखा चित्र में यहाँ युवाला और पोलिये को दर्शाया गया है। आगे बढ़ें। अब कार्स्ट घाटियाँ तो क्षैतिज स्तर वाले, कुछ झुके स्तर वाले चूने के क्षेत्र में ऊपरी सतह पर निर्मित विभिन्न प्रकार के रंध्र अर्थात जो छेद होते हैं, रंध्र वाले जो स्थल खंड हैं वो कार्स्ट मैदान कहलाता है। इस पर धरातलीय प्रवाह प्रणाली के द्वारा विभिन्न प्रकार की गौण घाटियों का निर्माण होता है, जिसका संबंध इन घोलों या विलयन रंध्रों से होता है। तो कार्स्ट मैदान पर जो घाटियों का निर्माण होता है उसमें है धस्ती निवेशिका, अंधी घाटी, कार्स्ट या घोल घाटी। आइए इनकी विशेषताओं को देखें। जो सिंकिंग क्रीक्स है, धस्ती निवेशिका है, तो कार्स्ट मैदान पर प्रवाहित होने वाली नदी जब कीपाकार विलयन रंध्रों में प्रवेश करके लुप्त होने लगती है तो इन रंध्रों को धस्ती निवेशिका कहा जाता है, क्योंकि नदी इन रंध्रों में विलुप्त हो जाती है। तो जिस बिंदु पर जल नीचे प्रविष्ट होता है, अंदर प्रवेश करता है, उसे सिंक कहते हैं। यह निवेशन प्रक्रिया सतह पर स्थित जलीय मात्रा तथा व्यूअर के आकार पर निर्भर करती है। बड़ा होगा तो ज़्यादा मात्रा में जल, अगर अधिक मात्रा में है और वो कीपाकार जो विलयन रंध्र है आकार में बड़ा है तो वह जल्दी विलुप्त होगा। यह प्रक्रिया जल की मात्रा तथा व्यूअर के आकार पर निर्भर करती है। दूसरी है अंधी घाटी, ब्लाइंड वैली। जब नदी एक विलयन छिद्र के सहारे लुप्त होती है तथा यह अवस्था एक लंबे समय तक मौजूद रहती है, तब नदी सिंक बिंदु से, जहाँ से नदी सतह के अंदर प्रविष्ट होती है, अपने उद्गम की ओर, जहाँ उनका उद्गम होता है, नदी का उद्गम हुआ रहता है, तो उस ओर अपनी घाटी को कार्स्ट मैदान से नीचे कर लेती है। तो इसे घाटी को अंधी घाटी कहा जाता है। कार्स्ट या घोल घाटी तो पृष्ठीय नदियाँ जो सतह पर प्रवाहित होती हैं कार्स्ट मैदान पर बहती हुई जब यू आकार की चौड़ी घाटी का निर्माण करती है, तब इसे कार्स्ट घाटी कहते हैं। यहाँ चित्र में आप धस्ती निवेशिका का रेखा चित्र है। यहाँ नदी विलुप्त हो रही है, यह सिंक पॉइंट कहलाता है। और दूसरा जो ये रेखा चित्र है, इसमें ब्लाइंड वैली को दर्शाया गया है कि लगातार जब नदी बहते रहती है तो कार्स्ट मैदान जो है उससे नीचे की ओर एक घाटी का निर्माण ये कर लेती है। तो यही ब्लाइंड वैली कहलाता है। आगे बढ़ें। अब अगली महत्वपूर्ण आकृति जो अपर्दन से निर्मित होती है, स्थलाकृति, वह कंदरा या गुफा है। यह चूने पत्थर के प्रदेश में घुलन क्रिया के द्वारा निर्मित होने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। इसका निर्माण का प्रश्न जो है वह विवादास्पद है। इस पर काफ़ी विवाद है भूगोल वेताओं में। इसके निर्माण के विषय में घुलन क्रिया, सन्निघर्षण क्रिया तथा भौम जलस्तर को आधार मान करके अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, परंतु एक सामान्य सिद्धांत के अनुसार कंदरा का निर्माण जो होता है वह घुलन क्रिया एवं अपघर्षण क्रिया का सम्मिलित परिणाम होता है। अर्थात जल के साथ जो चट्टानी टुकड़े मलबे चलते हैं वो तथा घुलन की क्रिया, इन दो प्रक्रियाओं से कंदरा का निर्माण होता है। लाइमस्टोन शैल की संधियों को घुलनशील क्रिया के द्वारा विस्तारित करता हुआ जल नीचे की ओर बढ़ता हुआ नीचे के कठोर शैल या भौम जलस्तर तक चलता चला जाता है। अर्थात घुलन क्रिया जो है चट्टानों में जल रिसते हुए संधियों के सहारे, जहाँ भौम जलस्तर होता है, वाटर टेबल होता है, या फिर नीचे अगर कोई कठोर शैल है
तो वहाँ तक घुलन क्रिया संपन्न होती है और उसके पश्चात भूमिगत जल क्षैतिज रूप में अर्थात हॉरिजॉन्टली जब घुलन क्रिया के द्वारा और अपघर्षण के द्वारा कंदरा का विस्तार करता है, तो इस क्रम में सतह का जल अंदर पहुंचकर अपघर्षण क्रिया के द्वारा भी कंदरा का विस्तार करता है। तो घुलन क्रिया और अपघर्षण की क्रिया, इसके द्वारा ये कंदरा का या गुफा का निर्माण होता है। तो कंदरा या गुफा जैसे यूएसए का कार्लसबाद कंदरा तथा मैमथ कंदरा, बिहार के रोहतास पठार का गुप्तधाम कंदरा, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का कुटुम्बसर कंदरा, देहरादून का कंदरा, तो ये चुने पत्थर के प्रदेश में निर्मित होने वाले कंदराओं के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। आगे बढ़ें। ये कंदरा का रेखा चित्र है कि भूमिगत जल पहले संधियों के सहारे घुलन क्रिया के द्वारा वह नीचे के कठोर शैल या भौम जलस्तर तक घुलन क्रिया संपन्न होती है और उसके बाद क्षैतिज रूप में ये भूमिगत जल आगे घुलन क्रिया और अपघर्षण की क्रिया के द्वारा कंदरा का निर्माण करता है। आगे बढ़ें। अब हम लोग भूमिगत जल के निक्षेपण के द्वारा जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, कार्स्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उन पर चर्चा करते हैं। तो कुछ कार्स्ट स्थलाकृतियों का निर्माण भूमिगत जल के निक्षेपण कार्य के द्वारा संपन्न होता है या उनके द्वारा उनका निर्माण होता है। चूँकि भूमिगत जल का बहाव अत्यंत मंद होता है, अतः अपर्दन के समय अपर्दित बड़े बड़े टुकड़े साथ ही साथ नीचे निक्षेपित होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त घोल में मिला हुआ बारीक कण भी जल के घोलन सामर्थ्य में कमी आने पर निक्षेपित होने लगता है। तो जल के घोलन सामर्थ्य में कमी कई कारणों से आ सकता है, जैसे कि जब भूमिगत जल का तापमान कम हो जाता है तो घोलन सामर्थ्य कम हो जाएगा। इसी प्रकार जब भूमिगत जल के ताप में वृद्धि के फलस्वरूप इसका वाष्पीकरण होने से इसके आयतन में जब कमी आएगी जल के, तो वैसी स्थिति में भी घोलन सामर्थ्य कम होगा। इसी प्रकार भूमिगत जल से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर कम हो जाती है तब भी घोलन सामर्थ्य कम हो जाएगा। भूमिगत जल के ऊपर का दबाव जब कम हो जाएगा तब भी घोलन सामर्थ्य जल का जो है वह कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भूमिगत जल के बहाव के रास्ते में यदि कोई शैवाल या कोई अन्य अवरोधक उपस्थित हो जाता है तब इसके सहारे भूमिगत जल निक्षेपण की क्रिया करने लगती है और इस क्रम में कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो आइए देखें कि निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। अब जो भूमिगत जल के निक्षेपण से जो स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं उनमें पहली प्रमुख स्थलाकृति है जिसे अस्तुचास्म अर्थात स्टैलेक्टाइट कहा जाता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है आइए देखें। तो भूमिगत कार्स्ट कंदराओं में जब या तो समस्त जल अंदर लुप्त हो जाता है या भौम जलस्तर जो होता है, वाटर टेबल जो होता है वह नीचे चला जाता है, तब कंदरा की ऊपरी छत से जल नीचे टपकता है। तो इसमें घुलन क्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थ भी होते हैं, परंतु जब अत्यधिक ताप के कारण जल का वाष्पीकरण होने लगता है, वेपोराइजेशन होने लगता है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से मुक्त होने लगती है, तब कंदरा की छत के निचले स्तर पर पदार्थों का निक्षेपण होने लगता है। तो इससे जो स्थलाकृति निर्मित होती है कंदरा के छत के सहारे से नीचे की ओर, तो उसे स्टैलेक्टाइट या हिंदी में अस्तुचास्म कहा जाता है। दूसरा है प्रमुख स्थलाकृति जिसे निश्चुतास्म या स्टैलेग्माइट कहा जाता है। तो यदि कंदरा के छत से टपकने वाले जल की मात्रा अधिक होती है तो वह टपक करके कंदरा के सतह पर आ जाती है। तो इस प्रकार कंदरा के फर्श पर निक्षेपात्मक क्रिया होने लगती है। तो इससे
अर्थात कंदरा के जमीन से जो निक्षेपण के द्वारा ऊपर की ओर स्थलाकृति निर्मित होती है उसे स्टैलेग्माइट या निश्चुताश्म कहा जाता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण आकृति है निक्षेपण से निर्मित होने वाली, वह कंदरा स्तंभ या हेलेक्टाइट कहा जाता है। तो स्टैलेक्टाइट के कंदरा फर्श को स्पर्श करने, यह 3 अवस्थाओं में निर्मित होता है कंदरा स्तंभ। जब स्टैलेक्टाइट जो है ऊपर से बढ़ता हुआ नीचे कंदरा के फर्श को स्पर्श करता है तब होता है, या फिर जो नीचे स्टैलेग्माइट जो है वह ऊपर बढ़ता हुआ कंदरा छत को स्पर्श करता है, या फिर स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट दोनों बढ़ करके एक दूसरे से जब मिल जाते हैं तब कंदरा स्तंभ या हेलेक्टाइट का निर्माण होता है। इस रेखा चित्र में स्टैलेक्टाइट को दिखाया गया है जो कंदरा के छत के सहारे निक्षेपण के द्वारा निर्मित हो रहा है। ये स्टैलेग्माइट है। इसे स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट जब दोनों बढ़ते हुए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए एक दूसरे से मिलता है तो पहली अवस्था ये होती है कंदरा स्तंभ के हेलेक्टाइट के निर्माण की। दूसरी अवस्था स्टैलेक्टाइट जो है सो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता हुआ जब कंदरा के जमीन को स्पर्श करता है तब, या फिर स्टैलेग्माइट नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ कंदरा के छत को स्पर्श करता है तब कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। तो ये हेलेक्टाइट कहा जाता है कंदरा स्तंभ को। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।